हेलो फ्रेंड्स, मैं विनीता वर्मा स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल टारगेट टीजीटी होम साइंस में। आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और बिल्कुल जो है इसमें परीक्षा हमारी नज़दीक है, इसलिए हमको और ज़्यादा लगन और मेहनत के साथ अपनी तैयारी को मजबूत करना है। और एक चीज़ और, हाँ, आप लोगों के कहने पर हमने क्या किया, तो हमारी सारी नोट्स जो है आपको जितनी भी क्लास की नोट्स हैं हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगी, है ना। वेबसाइट की लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जो है आपको मिलेगी। उसके अलावा गूगल पर भी हमारी जो है आप अगर सर्च करेंगे तो फिर www.targettgthomescience.blogspot.com पर आपको सारी क्लास की जो है मिल जाएंगी। ठीक है, फिर तो चलिए हम कुछ मोटिवेशनल लाइन के साथ स्टार्ट करते हैं अपनी कौन सी क्लास, जो कि होगी 40 नंबर की क्लास 50 डेज सीरीज की, जिसको हमने कंप्लीट कर ली है 39 क्लास तक की। तो देखिए कुछ लाइनें हैं, इस लाइनें बोलते इसलिए हैं ताकि थोड़ा एक मनोबल के साथ हम पढ़ेंगे। मन में जब भाव आ जाता है थोड़ा सा तो और ज़्यादा पढ़ने में मन लगता है। तो देखिए क्या है, लड़ते लड़ते हार जाना कुछ एहसास कराता है। लड़ते लड़ते हार जाना कुछ एहसास कराता है, पथ पर रहना अटल है, ये फिर से याद दिलाता है। ठीक है, तो चलिए इन्हीं लाइनों के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास जो कि है 40। ओके, फिर देखिए, और हमने देखिए बहुत से लोगों के कमेंट थे तो उस अकॉर्डिंग हमने जो है क्लास तैयार की है। देखिए बहुत अच्छा लगा कि मेरे कहने पर आप लोगों ने जो है कमेंट किया। देखिए स्टार्ट में हम कभी कहते भी नहीं, लास्ट में कहते हैं सिर्फ इसलिए कि प्लीज़ आप कमेंट करेंगे तो मुझे सजेशन मिलेगा कि जो है मैं उस अकॉर्डिंग आपको चीज़ें प्रोवाइड करा सकूँगी, क्लास प्रोवाइड करा सकूँगी। तो देखिए सुमन देवी हैं, उन्होंने कई बार जो है कमेंट किया है ना। जितने लोगों ने भी किया है तो उनका जो है हार्डली थैंक्स। उन्होंने बताया था कि बिल्कुल जो है आप मैम टॉपिक वाइज कराइए, तो बिल्कुल हम जो है कोशिश करेंगे। देखिए इसीलिए हमने ये बनाई, मुझे भी लगा कि सारा मिक्सअप हो जाता है तो देखिए नोट्स बनाने में भी ईजी रहेगा। लास्ट टाइम आपको क्या होगा कि जैसे अगर आप बना लीजिए या एक कॉपी में या अलग अलग ही, तो टॉपिक वाइज अपना खोल लिया। जैसे हमने टेक्सटाइल पढ़ाया तो आप टेक्सटाइल में लिख लीजिए, न्यूट्रिशन पढ़ाया तो न्यूट्रिशन में लिख लीजिए, हेल्थ साइंस पढ़ाया तो हेल्थ साइंस में। इस तरह से आपके पास इकट्ठे बहुत सारे प्रश्न हो जाएंगे, फिर सरसरी तौर पे आप को ईजी हो जाएगा, है ना। और भी है, जयसिंह है, जैसे जिसका जो है जो भी आईडी बनी है उस अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं। जयसिंह है, उन्होंने भी किया है कमेंट, ना। इसके अतुल तिवारी हैं, उनके भी कमेंट आए थे कि मैम जो है क्लास जल्दी डाल दिया करिए या थोड़ा सा जल्दी प्रोवाइड करा दिया करिए। तो देखिए बिल्कुल कोशिश रहेगी कि हम क्लास और जल्दी आप लोगों को प्रोवाइड कराएं। और फिर चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की पहली जो है, जो भी पहली क्लास का जो है हमारा टॉपिक है टेक्सटाइल। ठीक है, तो आइए हम टेक्सटाइल से जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों का डिस्कशन करते हैं। ये है टेक्सटाइल। इसका पहला प्रश्न है हमारा, ऊन पर सर्वोत्तम ब्लीच है, यानी कि ऊन पर जो हम ब्लीच करेंगे वो सबसे ज़्यादा उत्तम कौन सी मानी जाती है। तो देखिए कौन सी उत्तम मानी जाती है, तो यह मानी जाती है हमारी हाइड्रोजन पेरोक्साइड। देखिए टाइपिंग में बहुत जगह पर एरर है आज, तो इसको आप लोग थोड़ा प्लीज़ माइंड मत करिएगा, है ना, उसको देख लीजिएगा अपने अनुसार। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होती है वो ऊन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। उसके अलावा आप जानते ही हैं तो ऊन हमारा कैसा रेशा है, तो ये हमारा प्राकृतिक जगत का रेशा है। ठीक है, ऊन हमारा प्राकृतिक जगत का रेशा है। प्राकृतिक में भी कहाँ का, तो ये जो है कह सकते हैं एक तरह से प्राणिज जगत का रेशा है, या प्राणिज जगत में भी, या फिर जो है जानतो जानतो जगत का रेशा है। और ये जो है प्रोटीन युक्त रेशा है। ठीक है, प्रोटीन युक्त रेशा है इसको कह सकते हैं। ऊन आप जानते ही हैं कि पूरे विश्व में अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग प्रदेशों में बहुत तरह के जो जानवर पाए जाते हैं। जैसे भेड़ हो गया, खरगोश हो गया, अंगोरा बकरी हो गई, और अनेक प्रकार की बकरियां हैं, है ना। तो जो है इन सबके जो शरीर से बाल होते हैं उनसे प्राप्त होते हैं। और एक जैसे कि जो पूरे विश्व में जाना जाता है, प्रख्यात है, विक्यूना जो है ना। ये जो मिंक कोट बनाया जाता है सबसे महंगा कोट होता है, और ये विक्यूना जो दुर्लभ ऊँट होता है उससे प्राप्त जो बाल होते हैं उसके रेशे से बनाया जाता है। ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ऊन में जो है क्या होती है, तो ऊन की 3 परत होती हैं, ये भी ध्यान रखेंगे कौन कौन सी होती है। क्यूटिकल, ठीक है, ये देखिए प्रश्न इसलिए बता रहे हैं कि पहला प्रश्न पे ही नहीं ध्यान देंगे, उसके आसपास की चीज़ों को हम लोग देखते हुए चलेंगे, उसको पढ़ते हुए चलेंगे, तो सारी चीज़ें माइंड में रिकॉल होती चलेंगी, है ना। तो इसके साथ साथ आप हमें और ये चीज़ बताइएगा
कि किस तरह से लग रहा है आपको, और चीजें सजेस्ट करिएगा। सॉरी। और फिर हमारी एक होती है परत, कौन सी, तो वो होती है कार्टेक्स। उसके अलावा एक हमारी होती है मार्डुला, ठीक है, मार्डुला होती है। तो ये जो है क्यूटिकल होती है, ये हमारी बाह्य परत होती है, कार्टेक्स होती है तो मध्य होती है, और मेडुला हमारी आंतरिक परत होती है। और जो ऊन की क्वालिटी होती है कह सकते हैं, तो वो जो है इसी मार्डुला पर निर्भर करती है। और बाकी उसके अलावा हमने जो बेसिक चीजें हैं उनको नहीं बताया है। ये सारी चीजें जो, देखिए, ऊन से अगली बार 2021 टीजीटी में 2 प्रश्न बने थे, ठीक है। आपने ध्यान किया होगा कि एक बाल उतारने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं सियरिंग, ये प्रश्न आया था। और एक बोलनी ऊन से प्रश्न आया था, ठीक है। तो ये चीजें आप ध्यान में रखेंगे। तो जो है क्या होता है, ये जो मार्डुला है ये क्या निर्धारित करता है, तो ये ऊन की क्वालिटी को, ठीक है, जो ऊन है उसकी क्वालिटी निर्धारित करता है। तो ये सारी चीजें हमने जान ली। फिर देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है, पॉलिस्टर है। तो पॉलिस्टर क्या है, पूछा गया पॉलिस्टर है। तो पॉलिस्टर किसे कहते हैं, तो ये पॉलिस्टर हमारा है एक प्रकार का रेशा होता है जो कि रासायनिक होता है। रासायनिक रेशा या कृत्रिम रेशा हम कह सकते हैं, या धागा कह सकते हैं। तो ये चीज है हमारा, है ना। और ये क्या होते हैं, तो बिल्कुल जो है चिकने होते हैं, मजबूत होते हैं, बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं। इसमें जो है सामर्थ्य अधिक होता है, और लोच में और खिंचाव ज्यादा नहीं होता है। और पॉलिस्टर में क्या होता है, तो ये जो है पॉलिस्टर तंतु लंबी श्रृंखला वाले पॉलीमर होते हैं, ठीक है। और इसकी भी जो है खोज कैरोथर्स ने की थी। ये सारी चीजें हम ध्यान में रखेंगे। फिर चलिए, और ये पॉलिस्टर भी हमारा 2 प्रकार का होता है। एक जो है इसे पॉलीइथाइलीन होता है, और एक पाइक्सोटो हेक्सालीन डाई, है ना। इस तरह से अनेक चीजों से मिलकर ये पॉलिस्टर हमारा बनता है। फिर अगला प्रश्न है हमारा, स्क्रीन छपाई में डिजाइन बनती है। तो स्क्रीन जो है छपाई जो होती है उसमें कौन सी डिजाइन बनती है, तो प्राकृतिक और ज्यामिति। ज्यामिति मतलब ज्योमेट्रिकल जो है कह सकते हैं। तो स्क्रीन छपाई में हमारी प्राकृतिक और ज्यामिति दोनों तरह की सॉरी डिजाइनें बनती हैं। फिर है अगला प्रश्न, ऊन के जलने पर कैसी गंध आती है। तो देखिए ऊन के जलने पर कैसी, अभी हमने आपको बताया, देखिए पढ़ाया था कि ये क्या है, एक जांतो रेशा है और प्रोटीन जगत का। क्योंकि जो है देखिए ऊन के ये क्या होता है, जानवरों के जो बाल होते हैं एक मिनट, तो जो जानवरों के बाल होते हैं उससे प्राप्त होता है। और आप बालों में जानते हैं कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, केराटिन प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है। इसीलिए इसको प्रोटीन जगत का रेशा भी कहते हैं। तो बालों के जलने की जैसी गंध आपको मिलेगी, ठीक है। क्योंकि एक प्रकार से बालों से बनता है, तो ऊन के जलने पर कैसी गंध, तो ऊन के जलने पर हमको प्राप्त होगी बालों की जैसी गंध। फिर चलिए अगला प्रश्न है, नायलॉन के धागे का मूल्यांकन होता है। तो देखिए नायलॉन को हम किस में मापते हैं, तो ये नापते हैं डेनियर में, ठीक है। नायलॉन को हम किस में नापते हैं, तो डेनियर में नापते हैं। और देखिए ये नायलॉन के बारे में भी समझ लेते हैं। तो क्या कह रहा है, नायलॉन के धागे का मूल्यांकन डेनियर में करते हैं। और आप जान लीजिए कि नायलॉन को क्या कहते हैं, तो एक प्रकार से कह सकते हैं रासायनिक रेशा, है ना, संश्लेषित रेशा होता है ये। और इसको क्या कहते हैं, एक प्रकार से कह सकते हैं चमत्कार, ठीक है, वैज्ञानिक चमत्कार है ये एक प्रकार से। और इसको क्या कहते हैं, जादुई रेशा, इस तरह से भी कह सकते हैं, जीवन सुगम्य रेशा, ठीक है, जीवन सुगम्य रेशा होता है। और इसको इजी फाइबर भी कह सकते हैं। इजी फाइबर ये होता है। और इसकी खोज किसने की, तो इसकी खोज जो है कब हुई थी, नायलॉन की जो खोज है इसकी खोज हुई थी 20वीं शताब्दी में, ठीक है। 20वीं शताब्दी में की थी। अमेरिका के जो है कौन थे, डॉक्टर जो है डॉक्टर कैरोथर्स ने, ठीक है, डॉक्टर पैलेस एच कैरोथर्स ने जो है खोज की थी। इतना लिखे दे रहे हैं हम, कैरोथर्स ने इनकी खोज की थी। तो ये क्या होता है, कैरोथर्स को जो है पॉलीमराइजेशन के बारे में जानने की इच्छा हुई, तो इस प्रकार से इन्होंने इसकी खोज की। तो देखिए इसको नापते किस में है, डेनियर में हम मापते हैं। ये सारी चीजें कुछ हैं इसके इर्द गिर्द की, तो इनको हम नापने चलेंगे। नायलॉन की बारीकी का मूल्यांकन किससे, जैसे डेनियर में नापते हैं तो संख्या इसकी जो बारीकी की होती है क्या होती है, जैसे 12 हो गया, 15 हो गया, फिर 20 हो गया, फिर जो है 30, इस तरह से हम नापते हैं। फिर 40, फिर 50,
फिर 60 है ना। नायलॉन का जो है 66 सही क्रम है ना। इस तरह से इसमें क्या होता है, रिबन बनाना, चिप्स बनाना, फिर पिघलाना, फिर कताई, फिर खिंचाई, फिर ऐठन देना। इस तरह से ये प्रक्रिया नायलॉन की होती है। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, स्पाइरल फ्लैक लूप स्लब है ना। स्पाइरल फ्लैक लूप ये जो है स्लब, ये सारे क्या हैं, तो ये हमारे क्या है, फैंसी धागे हैं। आप जानते हैं ना धागे कौन से हैं ये, तो ये हमारे फैंसी धागे हैं। तो इसको भी देखिए देख लेते हैं। आपने धागे के बारे में पढ़ा ही होगा ना। धागे भी जो है कई प्रकार के होते हैं, सिंपल और जटिल। और इसमें जो है सिंपल में भी कई प्रकार के होते हैं। सिंपल में जैसे हो गया, एक होता है सिंगल, ठीक है, जो ये धागे होते हैं फैंसी। एक मिनट, जो फैंसी धागे होते हैं ये कितने प्रकार, ये जो धागे होते हैं, सबसे पहले धागों के बारे में जानिए, फैंसी नहीं। तो धागे हमारे दो प्रकार से होते हैं, और इसके बाद तो अनेक प्रकार, लेकिन जो मेन जो है बेस होता है, तो एक होता है सिंपल, दूसरा होता है जटिल, है ना, कॉम्प्लेक्स नॉवेल्टी जिसको कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो सिंपल वाला होता है तो उसमें भी जो है सिंगल, डबल और मल्टी अनेक प्रकार के होते हैं। और एक चीज आप लोग हमको बताइएगा कमेंट करके, कि जो आपके धागे में ऐठन दी जाती है ना, ट्विस्टिंग, तो वो जो है एक प्रश्न भी आया था, ठीक है। जो धागे होते हैं उसमें क्या होता है, तो ट्विस्टिंग की जाती है, ट्विस्टिंग करते हैं हम। तो इसके बाद इसमें क्या होता है, यानी कि इसको कहते हैं ऐठन, ठीक है, ऐठन। तो ये कितने प्रकार की होती है ना, इसकी श्रेणियां कौन कौन सी हैं, तो तीन होती हैं, ठीक है। इसकी कितनी श्रेणियां होती है, तीन। पहली कौन सी है, तो पहली हमारी होती है जो आती है निम्न में, ठीक है, निम्न में होती है, ये कितनी होती है, 0 से 3%, ठीक है, कह सकते हैं टीपीआई, है ना, ट्विस्ट पर इंच। इसका फुल फॉर्म क्या है, हम देख लेते हैं ऐसे, टीपीआई, ठीक है, ट्विस्ट पर इंच होता। तो पहली है हमारी निम्न की आती है, ये आती है 0 से। तो देखिए बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट हम आपको डिफाइन करने चल रहे हैं, इसको आप सुनते और समझते रहिएगा, तभी आपकी सारी चीजें क्लियर हो पाएंगी, है ना। सिर्फ प्रश्न पढ़ लेना और आंसर पढ़ लेने से ही अच्छी तैयारी नहीं हो पाएगी, क्योंकि देखिए जो प्रश्न है वो वैसा प्रश्न तो नहीं आएगा, लेकिन उसके इर्द गिर्द की चीजें हमको पढ़नी होंगी, तो ताकि हर तरह से प्रश्न कैसा भी हो, लेकिन तैयारी मजबूत होनी चाहिए। और कैसा भी परीक्षा में अगर आप बैठे तो आपको लगे कि हम जो है इसको पढ़ के आए हैं, इसको सही से कर लेंगे। तो फिर देखिए अगली क्या है, तो जो हमारी एक औसत आ जाएगी इसमें, औसत ऐठन। तो ये कब कब जो है जो होती है 3 से 7 जो है प्रतिशत इंच, ये होती है टीपीआई 3 से 7। और एक आती है हमारी, यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, उच्च, उच्च श्रेणी की जो होती है, उच्च श्रेणी की, तो ये कब जो है कितनी होती है, 7 से 12, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। पहली हमारी जो है निम्न श्रेणी की 0 से 3, फिर है औसत 3 से 7, फिर है उच्च की जो 7 से 12 होती है, ठीक। और टीपीआई का मतलब होता है ट्विस्ट पर इंच, है ना, पर इंच कितनी ज्यादा ट्विस्टिंग उसकी की गई है। तो ये सारी चीजें हैं। तो चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, बंधेज रंगाई की खोज हुई तो कब हुई, 13वीं शताब्दी में, है ना। बंधेज रंगाई आप जानते हैं कि जो टाइंडाई कह सकते हैं एक प्रकार से, वो राजस्थान की प्रसिद्ध है, उसकी ओढ़नी जो है, चोली वगैरह और दुपट्टा वगैरह सब बनते हैं, वही बंधेज रंगाई है हमारी। फिर है जानतो रेशा है, तो ऊन और रेशम हमारे जानतो रेशा है। आप लोग जानते हैं कि ऊन और रेशम, तो ऊन के बारे में भी हमने डिफाइन कर ही दिया था। रेशम के बारे में जान लेते हैं, ये भी क्या है, प्राणिज जगत का रेशा है। और ये कहाँ से जो है प्राप्त होता है, तो ये प्राप्त होता है हमको, एक प्रकार का कीड़ा होता है जिसको क्या कहते हैं, बाम्बेक्स मोरी, ठीक है। ये सारी चीजें हम सिर्फ इसलिए बता रहे हैं ताकि बस माइंड में रिवीजन चलता रहे। बाम्बेक्स मोरी नामक एक कीड़ा होता है, और कहाँ पर पलता है, तो वो पलता है सहतूत के पेड़ पर। खाता क्या है, तो सहतूत की पत्तियां खाता है। और और जो ये रेशम है, इसका जन्मदाता देश कौन सा है, तो इसका जन्मदाता देश है कौन, चीन। और देखिए एक चीज, ऊन का जन्मदाता देश कौन है, तो ये जो है इंग्लैंड हो जाएगा, ठीक है। और जो रेशम है उसका चीन है। और जो है इसकी, इसके लिए कौन प्रसिद्ध है, आप जानते हैं, सी लिंगची, ठीक है। सी लिंगची जो रानी थी चीन की, उन्होंने इसकी खोज की। एक तरीके से वो बगीचे में टहल रहे थी, चाय में आकर गिरा, ऐसे करके जो प्रक्रिया है
वो आप लोगों ने पढ़ी होगी। तो वहां से, और देखिए इसका प्रचार प्रसार किसने किया, तो वो किया प्रसार जो है जापान ने किया था, ठीक है। जो जहां से हमको क्या पुष्प सज्जा की जो है प्राप्ति हुई है, वहीं से जो है ये जो रेशम है इसका प्रचार प्रसार जापान ने किया। जो चीन को तो आप जानते हो वो जो है चीन ने खोज की, लेकिन जन्मदाता इसको प्रचार जो है वहीं से मिला हमको, जापान से। और एक चीज है रेशम का आप ये जान लीजिए कि रेशम की क्या चीज है, तो ये रेशम हमारा एक ऐसा है जो प्राकृतिक जगत में किस में नापा जाता है, तो फिलामेंट में नापा जाता है, ठीक है। रेशम किसमें, फिलामेंट में नापा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा लंबा रेशा होता है। बाकी जितने भी आपके वानस्पतिक जगत के या प्राकृतिक जगत के रेशे हैं वो सारे किस में नापे जाते हैं, स्टेपल में, लेकिन जो रेशम है इसको हम फिलामेंट में मेजरमेंट करते हैं। और देखिए ऊन भी, जो ये रेशम भी कई प्रकार के हैं, जैसे एक है मूंगा जो है, टसर, अरंडी, ये सब जो है हमारे जंगली रेशम कह सकते हैं या स्वनिर्मित रेशम हो गए। बाकी जो है आपके, और इसका जो कीड़ा होता है और उसको भी 4 तरह के जो है चरण से गुजरना पड़ता है। एक चरण हो गया हमारा देखिए क्रीमी है, ट्रिक है, अल्पज्ञ है ना, तो अंडा, फिर हो गया लार्वा, फिर हो गया प्यूपा, फिर हो गया हमारा कीड़ा, ठीक है। तो इस तरह से ये गुजरता है, तो हमको जो प्यूपा है इसमें अच्छा ऊन जो है प्राप्त होता है। तो चलिए फिर देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला हमारा है लिनन, प्रतीक है। लिनन किसका प्रतीक है, तो लिनन जानते हैं, कल भी हमने डिफाइन किया था, पवित्रता का जो है सूचक माना जाता है। और इसका जन्मदाता कौन है, तो इसका जन्मदाता देश है मिस्र, ठीक है। मिस्र इसका जन्मदाता देश है। और लिनन में क्या होता है, तो ये हमारा सन, या कह सकते हैं एक तरह से फ्लैक्स के पौधे से प्राप्त होता है, ठीक है। और इसका जन्मदाता मिस्र देश है। और वहां कहा जाता है, इसको किसका सूचक माना जाता है, तो इसको पवित्रता का सूचक माना जाता है, पवित्रता का, ऐश्वर्य का सूचक माना जाता है। और ये जो है क्या है, तो ये जो है बहुत ही कह सकते हैं मजबूत एक तरह से रेशा होता है। और इसका जो है लिनन का हम कह सकते हैं एक प्रकार से इसको अलसी की जो है, और ये ताप का सुचालक होता है, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है पत्ती वाले तंतु हैं। देखिए पत्ती से कौन कौन से तंतु प्राप्त, अबाका और पाइनएप्पल, तो ये हमको पत्तियों से प्राप्त होने वाले रेशे हैं, पत्ती से प्राप्त होते हैं। फिर इसके बाद हम चलिए, हमारी ये जो है टॉपिक कंप्लीट हुआ, फिर अगला देखते हैं। ये हमारी अब दूसरी स्लाइड है, जो कि है चाइल्ड डेवलपमेंट की। वैसे तो इसमें हमारी क्लास चल ही रही चाइल्ड डेवलपमेंट की, और लेकिन इसमें भी चलिए, क्योंकि टॉपिक वाइज चीजें हमको रिवीजन करनी है ना। तो देखिए हम देख लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, तो ये दिया है जीन पियाजे महोदय ने। देखिए हमने कल पढ़ाया था चाइल्ड डेवलपमेंट की क्लास में भी, तो सारी चीजें हमने उसमें डिफाइन की थी। और देखिए इन्होंने कितने जो है बताए हैं, तो इन्होंने 4 चरण बताए हैं, ठीक है। 4 चरण बताए हैं। पहला क्या है, आइए देख लेते हैं। पहला है हमारा संवेदी प्रेरक या संवेदनात्मक अवस्था, ठीक है। संवेदी प्रेरक अवस्था है, संज्ञानात्मक अवस्था, इसी को हम कहते हैं क्या, सेंसरी मोटर, ठीक है। सेंसरी, एक मिनट, सेंसरी मोटर। और ये कब से कब तक है, तो ये हमारी होती है 0 से 2 वर्ष, या हम कह सकते हैं जन्म से 2 वर्ष तक का। फिर देखिए हमारी दूसरी कौन सी होगी, तो हमारा जो दूसरा जो है दूसरी अवस्था है, वो दूसरी अवस्था हमारी हो जाएगी पूर्व संक्रियात्मक, ठीक है। पूर्व संक्रियात्मक, ये कब से कब तक होता है, तो ये हमारा होता है 2 से 7 वर्ष तक, ठीक है। इसको कहते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। फिर देखिए हमारा अगली कौन सी है, तो ये हमारी है तीसरी कौन सी है, तो ये है हमारी मूर्त, ठीक है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये कब से कब तक है, तो ये है 7 से 11 वर्ष तक। फिर चौथी हमारी है 4 नंबर की है अमूर्त
औपचारिक किसी को कहते हैं, ठीक है। औपचारिक अवस्था ये कब से कब तक है, तो ये 11 से 15 वर्ष तक है। तो ये सारी चीजें जीन पियाजे महोदय ने बताया है। इन्होंने संज्ञानात्मक का विकास का सिद्धांत दिया और ये 4 चरण बताए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा हमने सारे इसमें लिख भी दिए, कल जो है अच्छे से समझाया था। तो देखिए ये सारी चीजें समझेंगे तो हमारे प्रश्न गलत नहीं होंगे। है संवेदी पेशी अवस्था है, तो संवेदी पेशी अवस्था कब से कब तक है, तो जन्म से 2 वर्ष तक। फिर हमारी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तो देखिए हमने जब सारी चीजें लिख दी तो यहाँ से फिर आपका गलत नहीं होगा। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हमारी आ जाती है, दूसरी स्टेज है जिसी को हम कहते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो ये हमारी 2 से 7 वर्ष है। ये हमारा दूसरा प्रश्न भी क्लियर हो गया। फिर देखिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया। तो देखिए सबसे पहले जान लीजिए बुद्धि का सिद्धांत, ठीक है। इसका बहुखंड का दिया है थार्नडाइक ने, और थार्नडाइक ने एक और चीज बताई है, सीखने के नियम, ठीक है। थार्नडाइक ने क्या बताया है, सीखने के नियम, जिसको अधिगम भी कहते हैं, अधिगम के नियम कह सकते हैं। तो कितने नियम दिए हैं इन्होंने, 3 नियम बताए हैं। पहला हमारा कौन सा है, अभ्यास का नियम, ठीक है, अभ्यास का नियम। दूसरा है हमारा प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, और तीसरा है हमारा तत्परता का नियम, ठीक है। ये हमारे थार्नडाइक महोदय ने बताए हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एक खंड बुद्धि के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो अल्फ्रेड बिने हैं। फिर तीसरा है 3 खंड, जो है इसीलिए हमने सारी चीजें इकट्ठे लिख दी हैं ताकि आप कहीं कंफ्यूज ना हो। 3 खंड बुद्धि के सिद्धांत के कौन है, तो स्पीयरमैन, यानी कि बहुखंड के थार्नडाइक, 1 खंड के अल्फ्रेड बिने और 3 खंड के स्पीयरमैन। फिर चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति के जीवन का आरंभ कब से कब तक होता है, तो वो गर्भाधान से लेकर के जन्म तक का व्यक्ति के जीवन गर्भाधान से आरंभ होता है और कब तक जो है उसकी मृत्यु पर्यंत वो चलता है। फिर है जन्म के समय शिशु का भार, तो शिशु का भार कितना होता है, आप लोग जानते हैं कि 3 से 3.5 kg है ना, 3 से 3.5 किलो तक का एक स्वस्थ शिशु का भार होता है। अगला प्रश्न है, शिशु के प्रारंभ में नींद, तो शिशु के प्रारंभ में कितनी देर तक का वो नींद लेता है, तो वो 22 घंटे लेता है। और वैसे हमको आंसर जैसे मान लीजिए 22 घंटा आ गया, क्लियर है। फिर अगर हमारे पास वहां ऑप्शन में 22 घंटा नहीं मिल रहा, अगर ऐसे मिल गया 18 से 20, 18 से 22, तो इस तरह से अगर 18 मान लीजिए 14 से 16 या 28 से 35, तो हमको 22 के इर्द गिर्द की चीज को लगाना होगा। तो हमारा आंसर होगा 18 से 20। फिर है हमारा बीजावस्था या डिम्बावस्था कब से कब तक है, तो इसी को हमने बताया था, इसी को क्या कहते हैं, जाइगोटिक अवस्था भी कहते हैं। कल हमने सारी चीजें डिफाइन भी की हैं। तो ये होती है निषेचन या फर्टिलाइजेशन जो होता है उससे 15 दिन तक की प्रक्रिया क्या होती है, वो बीजावस्था की प्रक्रिया हमारी कहलाती है। चलिए फिर देखिए इस तरह से हमारा दूसरा जो है टॉपिक भी क्लियर हो गया। अगला हम देखते हैं, अगली कौन सी हमारी ब्रांच है, होम मैनेजमेंट। आइए होम मैनेजमेंट को हम समझते हैं। यहाँ से भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजों को हमने लिया है। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न है, एक मिनट, पहला प्रश्न क्या कह रहा है, गृह प्रबंधन के चरण हैं। तो गृह प्रबंधन के कौन कौन से चरण हैं, तो आइए देखते हैं कौन कौन से हैं चरण, आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन। ये हमारे तो देखिए और भी बहुत सारी चीजें, क्योंकि ये होम मैनेजमेंट का बहुत ही प्रचलित, एक तरह से कह सकते हैं कि प्रचलित ये टॉपिक है। तो यहाँ से प्रश्न जरूर से जरूर बनने बनने हैं। तो कितने चरण, 3 चरण, आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन। और देखिए इसको जो है क्या कहा, होम ये देख लेते हैं, लिचफील्ड ने कहा है क्रियाओं का चक्र, ठीक है। और कोडजेन ने कहा है गृह प्रबंधन एक व्यवहारिक विज्ञान है, ठीक है। तो ये इनकी सारी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं। ग्रास एवं कैंडल इसके लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हैं। और कौन, और एक निकिल डार्सी हो गया। तो इन ग्रास एंड कैंडल ने क्या कहा है, गृह प्रबंधन एक क्या है, तो एक क्रियाशील यंत्र है, ठीक है, क्रियाशील यंत्र बताया है।
निकिलोन डार्सी की एक बुक है मैनेजमेंट इन फैमिली लिविंग, इनकी ये जो है बुक है। और इसके अलावा देवदास ने क्या बताया है, तो देवदास ने जो पी देवदास हैं इन्होंने क्या बताया है इसको, तो एक बांध से तुलना की है, गृह प्रबंधन की तुलना किससे की है, तो बांध से की है। तो ये सारी चीजें आप देखते हुए चलेंगे। फिर देखिए अगला प्रश्न है सुंदरता कैसा मूल है। तो हम देखिए समझते हैं कि सुंदरता हमारा कैसा मूल है। मूल्य का मतलब होता है वैल्यू। तो हमारे वैल्यू कैसे होते हैं, तो ये हमारे जो मूल्य हैं ये हमारे अस्पष्ट होते हैं और एक चीज आत्मगत होते हैं। ठीक है, सुंदरता कैसा, एक मिनट, सुंदरता कैसा मूल है, तो आंतरिक मूल है हमारे, आंतरिक है। क्योंकि देखिए क्या होता है, हमारी जो जैसे कोई बाहरी चीज है वो हमारी जो है होती है तो वो हमारी आंतरिक नहीं होती है, लेकिन जो हमारे अंदर से प्राप्त हो, अंदर हमारी कोई चीज होती है तो वो हमारी आंतरिक मूल्य हो जाती, आंतरिक मूल्य। तो सुंदरता हमारा क्या है, आंतरिक मूल्य है। फिर देखिए अगला प्रश्न है हमारा, प्रांग के अनुसार सर्वाधिक गर्म रंग कौन सा है। तो सर्वाधिक गर्म रंग कौन सा, हमने बताया था आपको कि प्रांग के अनुसार रंग जो है, प्रांग ने कितने रंग बताया है, तो इन्होंने 3 रंग प्राथमिक बताए हैं। इसको ये देखिए हम देख भी लेते हैं, हमारा कौन सा हो गया, प्रांग ने बताया है, एक हो गया हमारा लाल, फिर हो गया हमारा पीला, फिर हो गया हमारा नीला। ठीक है, तो ये हमारे 3 प्राथमिक रंग हैं। और प्राथमिक रंगों के मिलाने से कौन से रंग बनते हैं, तो वो द्वितीय रंग बनते हैं। ठीक है, प्राथमिक रंगों के मिलाने से द्वितीय, ये भी अभी जल्दी ही क्लास हमने ली थी, ऐसे बनता है इसका डायग्राम। ठीक है, जो प्राथमिक रंग मिला देंगे हम तो ये बनता है, यहाँ पे हो जाएगा ऐसे पीला बनेगा, फिर यहाँ बनेगा हमारा हरा, ये हम द्वितीय रंग बना रहे हैं, फिर है हमारा नीला, फिर हो गया हमारा बैंगनी, फिर हो गया हमारा लाल, फिर हो गया हमारा नारंगी। ठीक है, तो देखिए सबसे ज्यादा गर्म रंग कौन से होते हैं, तो वो लाल और नारंगी होते हैं। वो लाल और पीला मिलाने से हमारा नारंगी रंग बनता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब बना, तो ये बना 24 दिसंबर 1986 को। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलावट निरोध अधिनियम कब आया, तो ये आया 1 जून 1955 को। देखिए इसमें बहुत सारी चीजें हैं, इसके आसपास की चीजें बहुत सी हैं, लेकिन इसको हम ज़्यादा समझा नहीं रहे हैं, सिर्फ इसमें आप जो है सन और डेट्स को आपको कहीं ना कहीं तो रट्टा मारना ही पड़ेगा। समझने वाली चीजें तो समझ सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर बहुत सारी चीजें रटनी भी, जैसे दिवस हो गए, योजनाएं हो गई, उनके सन और डेट्स ये रटना पड़ेगा। इसको क्या करिए, कहीं चार्ट तरह बना लीजिए और उसको लगा लीजिए, आप जहाँ हैं तो वहाँ उसको नज़र दौड़ाते रहें, या फिर अपने रजिस्टर में कहीं लिख लिया ऊपर, तो उसको, क्योंकि रटेंगे जरूर लेकिन जब तक उसके ऊपर हम बार बार दोहराएंगे नहीं तो वो याद नहीं होगा। फिर है हमारा अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, जो कि अभी जल्द ही था, 15 मार्च। तो ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस हो गया। फिर है हमारा स्थान के आधार पर बाजार के प्रकार। तो बाजार के प्रकार कौन कौन से होते हैं, 4 होते हैं। एक है स्थानीय बाजार, फिर है प्रादेशिक बाजार, फिर है राष्ट्रीय बाजार, फिर है अंतर्राष्ट्रीय। इनके अंतर्गत भी, स्थानीय के अंतर्गत भी 4, प्रादेशिक के अंतर्गत भी और राष्ट्रीय, इनके अंतर्गत भी 2-2, 3-3 प्रकार के बाजार आते हैं। लेकिन जो मुख्य हमारा पूछा जाएगा तो फिर कितने प्रकार के, 4 प्रकार के बाजार होते हैं। ठीक है, फिर हमारा अगला प्रश्न है बैंक किस भाषा का शब्द है। तो देखिए बैंक किस भाषा का शब्द है, तो यह एक इटालियन भाषा का शब्द है। देखिए यहाँ पर इतना लिखा, लेकिन इसको हम बता दें शब्द है, और इसका अर्थ क्या होता है, बेंच पर बैठना। ठीक है, बेंच पर बैठना, जो इटालियन भाषा का शब्द बैंक है, इसका शब्द है बेंच पर बैठना, यानी कि बेंच पर बैठ करके लेन देन या मुद्रा को बदलना, ये सारी चीजें होती हैं। और देखिए इसमें भी और चीजें हैं कि बैंक में हम पैसा रखते हैं तो हमारा सुरक्षित रहता है, और इसमें ये भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जो हम वहाँ पर खाता खोलाते हैं, है ना, उसमें कई प्रकार के खाते होते हैं, चालू खाता, बचत खाता, इसको भी हमको पढ़ना है ना। जैसे व्यवसाय के लिए जो खाते, जो व्यवसाय लोग होते हैं, छोटे जो रोजगारी लोग होते हैं, उनका कौन सा खाता होता है, एक चालू खाता होता है। इसमें वो क्या करते हैं, चाहे जितनी बार वो बैंक से पैसा निकाल सकते हैं और जमा कर सकते हैं। और जो बचत खाता है उसमें एक लिमिट होती है, और एक होता है स्थायी जमा या निश्चित अवधि जमा खाता। ये एफडी और आरडी की तरह होता है, इसमें एक निश्चित समय में फिक्स समय के लिए पैसा
जमा किया जाता है। और अनेक प्रकार के चेक होते हैं, चेक भी हमको पढ़ना है, ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये है वाहक चेक हो गया, बैरियर चेक, ये सबसे खतरनाक चेक होता है। जैसे ऐसे प्रश्न बन सकता है कि सबसे खतरनाक चेक, तो वाहक चेक या बैरियर। एक आदेशक चेक होता है, रेखांकित चेक होता है, यात्री चेक, अनेक प्रकार के चेक। तो हमको जो है खाता और चेक, ये दोनों टॉपिक पढ़ने हैं। फिर चलिए अगला प्रश्न है हमारा सबसे खतरनाक चेक। देखिए आ गया प्रश्न, तो सबसे खतरनाक चेक कौन सा है, वाहक चेक या बैरियर चेक। फिर है मूल्य है, तो मूल्य क्या है, मूल्य हमारे, देखिए सबसे पहले मूल्य को समझते हैं। मूल्य हमारे क्या, वैल्यू। तो जो है मूल्य जो होते हैं वो क्या होते हैं, परिवर्तनशील। देखिए आज का हमारा मूल्य, अगर मान लीजिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, सही व्यवस्थाएं नहीं है घर में, या हमें हमारे लिए खाने पीने की चीजें या अपनी फैमिली को हम अच्छी चीजें प्रोवाइड नहीं करा पा रहे, तो हमारा मूल्य क्या होगा कि हमको उसको प्राप्त करना है वो चीजें। लेकिन अगर वो चीजें प्राप्त हो गई फिर हम और आगे बढ़ेंगे और चीजें सोचेंगे। तो ये क्या है, मूल्य हमारा परिवर्तनशील होता रहता है। हर व्यक्ति के अंदर अनेक अनेक चीजें होती हैं, वो उसकी परिवर्तनशील होती हैं। फिर चलिए अगला हम देखते हैं, हमारी नेक्स्ट स्लाइड क्या है। तो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है एक्सटेंशन एजुकेशन, ठीक है, प्रसार शिक्षा। तो इसके हम पढ़ेंगे 10 प्रश्न प्रसार शिक्षा के। आप लोगों ने कहा था टॉपिक वाइज, तो हम इसलिए टॉपिक वाइज सीरीज लेकर आए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कहीं ना कहीं नोट डाउन करते हुए अगर आप चल रहेंगे तो बहुत ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। पहला प्रश्न है मिशन इंद्रधनुष योजना कब लागू की गई। तो मिशन इंद्रधनुष योजना कब लागू हुई, ये 25 दिसंबर 2014 को लागू हुई है ना, 25 दिसंबर 2014 को लागू की गई। और मिशन इंद्रधनुष योजना के बारे में आप अगर समझना चाहते हैं तो ये देखिए क्या है, एक सार्वभौमिक टीकाकरण, एक तरह से कह सकते हैं कि सरकार के द्वारा चलाई गई योजना, जिसमें अनेक प्रकार की जो है बीमारियों से लगने वाले टीके, पहले 6 बीमारियों पर लगते थे, फिर और अनेक। इसका भी हम जल्दी ही आपको नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। ये सारे नोट्स हम बिल्कुल बना ही रहे हैं, शॉर्ट्स नोट्स की तरह। एक रजिस्टर में हमने स्टार्ट कर दिया है, हर टॉपिक वाइज जितनी भी चीजें हैं तो बिल्कुल शॉर्ट्स, ताकि लास्ट टाइम रिवीजन करना हो। फिर है अगला राष्ट्रीय सुमन योजना, तो ये कब लागू हुई, तो 10 अक्टूबर 2019 को। फिर है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, तो ये देखिए यहाँ पर ब्रैकेट में हमने गैस लिख दिया है ताकि कंफ्यूजन ना हो। एक महिला तस्करी से रिलेटेड भी योजना है, तो ये हमारी कब लागू हुई, 1 मई 2016 को। और ये प्रश्न आया हुआ है 2021 का। फिर है पहली शिक्षा नीति आरंभ हुई, तो कब आरंभ हुई, ये हुई थी हमारी 1968 में, ठीक है, 1968 में पहली शिक्षा नीति आई थी। फिर दूसरी हमारी आई थी, दूसरी भी हम यहाँ लिखे दे रहे हैं, इसमें तो नहीं लिखा है, लेकिन हमारी दूसरी शिक्षा नीति आई थी 1986, ठीक है, 1986 में। इसके बाद तीसरी आई है 2020 की, जो कि लागू हो चुकी है शिक्षा नीति। तो पहली हमारी आई 1968, दूसरी आई 1986। एक ट्रिक आपको बता दें हम याद करने की, पहली अगर याद है तो दूसरी याद नहीं करना। 1968, इसी को हम उल्टा कर देंगे 68 को, तो 86 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी दूसरी हो जाएगी, बाकी जो है तीसरी तो अभी हाल ही में आई है, वो याद ही होगी आपको। फिर है हमारा अगला प्रश्न, देखिए नीचे प्रश्न भी है, दूसरी आई तो जो है 86 में। फिर है परिवार नियोजन कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, तो ये हमारा आता है चौथी। और कब शुरू हुई, तो ये हमारी 1951 में शुरू हुई थी जो है पंचवर्षीय योजनाएं। और परिवार नियोजन कार्यक्रम कब लागू हुआ, तो ये भारत जो है देश पहला ऐसा देश था जिसने परिवार नियोजन के लिए कार्य किया और ये योजना लागू की। तो देखिए देखिए 50 डेज सीरीज पढ़ाने का तात्पर्य मेरा ये है कि डेली अगर हम जो है 50 क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको 50 टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं, उसको पढ़िए। जैसे जो ऐसे यहाँ पे प्रश्न आ गया बैंक का, तो इसका मतलब आप बैंक का टॉपिक पढ़िए, खाता, उससे रिलेटेड जितनी चीज़ें। फिर जैसे यहाँ आ गया योजना, तो योजनाओं के बारे में आपको चौथी पंच जो है योजना, जैसे जो है पहली थी 1951 से कब से कब तक है, फिर वो कब से कब तक है, ये सारी चीज़ें। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गुड़गांव प्रोजेक्ट, तो गुड़गांव प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ, तो ये जो है 1920 में शुरू हुआ। किसने किया, ये हम लिखे दे रहे हैं, एफ एल ब्रेयन ने किया। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राइसेम क्या है। तो ये ट्राइसेम क्या है, तो ये युवा रोजगार है, किसको मिलता है, एडल्ट को, 18 से 35 वर्ष के लोगों के लिए ये क्या है, एक प्रकार से रोजगार है, मुहैया कराता है सरकार। फिर हमारा नेक्स्ट है हिंदू विवाह अधिनियम, तो हिंदू विवाह अधिनियम कब आया, तो ये आया 1955 में, ठीक है।
1955 में हिंदू विवाह अधिनियम आया। और कुछ चीज याद आ रही होगी आपको, यहाँ पर जैसे नहीं है प्रश्न, फिर भी उसके आसपास की चीजों को हम रिलेट करते हुए पढ़ेंगे। सिर्फ प्रश्न पढ़ना हमारा उद्देश्य नहीं है कि सिर्फ प्रश्न पढ़ लिया आंसर कर लिया। हिंदू विवाह अधिनियम से आपको कुछ और चीज याद आ रही होगी तो हमें कमेंट करके बताइएगा। आपको बता दे रहे हैं कि बाल विवाह, ठीक है, हिंदू विवाह अधिनियम आया 1955, बाल विवाह आप हमको बताइएगा, बाल विवाह निषेध अधिनियम, ठीक है, यानी कि इसको रोकने का जो है कब आया नियम, और ये किसने जो है किया। और ये प्रश्न आपका 2021 टीजीटी प्रश्न आया होगा, जिसने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हल किया होगा तो ये याद होगा, ट्रेंडिंग प्रश्न है आपका। तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि कब आया। वैसे तो हम जो है बताए ही दे रहे हैं, ये हर विलास शारदा का जो है किया हुआ सन आप लोग हमको बता दीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा आईसीएमआर की स्थापना कब हुई। आईसीएमआर से हमको याद कर लेना है कि जितनी भी हमारी संस्थाएं हैं, आईसीएमआर हो गया, WHO केयर, तो इनको हमको पढ़ना है। इसकी स्थापना हुई 1911 को, आईसीएमआर की स्थापना 1911 को हुई। 11 दिसंबर 1946 में इसकी स्थापना हुई, ये आप याद रखिएगा। फिर चलिए अगला जो है हमारी ये स्लाइड भी कंप्लीट होती है। फिर इसके बाद एक स्लाइड हमारी और बचती है, उसके भी 10 प्रश्न हम पढ़ लेते हैं। हमारी है स्लाइड एक, अब ह्यूमन फिजियोलॉजी, ठीक है, हम पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी को, मानव शरीर क्रिया विज्ञान को, उसके भी हम देखते हैं। और ये सारी चीजें आप जो भी हमारी जो है वेबसाइट पे जाइएगा तो अगर आप सर्च करके या फिर जिसके पास भी सिलेबस नोट होगा तो आप देख लीजिएगा, जितनी चीजें टॉपिक वाइज जैसे जैसे सिलेबस में उस अकॉर्डिंग हमारे प्रश्न आपको मिलेंगे देखने को, चाहे वो होम मैनेजमेंट का हो, चाहे टेक्सटाइल का हो, चाहे ये ह्यूमन फिजियोलॉजी हो, बाई सिलेबस जो है हमने ये जो है सीरीज तैयार की है। तो हमारे टॉपिक भी हम देख लेते हैं, जैसे हमारी ह्यूमन फिजियोलॉजी की जो जो टॉपिक पढ़ने हैं वो हमने एक जगह नोट कर लिया, फिर उसके अकॉर्डिंग जैसे पहले हमको पढ़ना कोशिका, फिर कंकाल तंत्र, फिर अस्थि संस्थान, है ना, फिर हमारा जैसे हो गया अंतःस्रावी ग्रंथियां, श्वसन तंत्र, उत्सर्जी तंत्र। कल हमने पूरे इसको एनालाइज किया है कि किस तरह से कहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो सारी चीजें हमने किताब उठाकर पढ़ी है और पूरी चीजें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए हैं, तो उस अकॉर्डिंग है, आप चाहे मिलाइएगा, ठीक है। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न है कोशिका की खोज किसने की। तो किसने की, तो रॉबर्ट हुक ने की 65, है ना, 1665 में, 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। फिर अगला है कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है साइटोलॉजी, ठीक है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की। इस कोशिका का अध्ययन जब करते हैं तो वो क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। अगला हमारा है प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, तो ये हमारा होता है राइबोसोम में, ठीक है, राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। और कोशिका से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आत्मघाती तैली किसको कहते हैं, तो ये आप हमको बताइएगा कमेंट करके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पाचन तंत्र का सबसे बड़ा भाग। तो सबसे बड़ा भाग क्या है, आहार नाल, ठीक है, जो कि हमारे मुख गुहा से शुरू होता है और मल द्वार तक जाता है, यही पाचन तंत्र का सबसे बड़ा भाग है। फिर है बड़ी आंत के कितने भाग होते हैं, तो ये 3 भाग होते हैं बड़ी आंत के, सीकम, कोलम, रेक्टम, ठीक है। फिर है हमारा नेक्स्ट लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है। तो लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है 120 दिन, और इनकी संख्या कितनी, तो 40 से 50 लाख तक की इनकी संख्या होती है। फिर है श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल, तो ये होता है 2 से 3 दिन तक। और इसके अलावा आप हमको ये बताइएगा कि कितने रक्त समूह होते हैं और कौन जो है सर्वदाता है और कौन सर्वग्राही है, ये सारी चीजें आप हमको कमेंट करके बताइएगा, तब मुझे लगेगा कि आपने सारा टॉपिक रिवीजन किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रोटीन का पाचन। तो प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, ये अमाशय में और छोटी आंत में होता है। एक मिनट। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्वस्थ मानव का हृदय वजन, यानी कि एक स्वस्थ जो मानव होता है तो उसका हृदय का वजन। देखिए ये जो हृदय की धड़कन कितनी बार धड़कता है, ये पुराना प्रश्न हो गया। हृदय का वजन बताइए, और जो है धड़कन कितनी होती है, तो वो होती है 72 बार, ठीक है। आप इसको लिख लीजिएगा 72 बार। बाकी जो है अगर 72 नहीं मिल रहा है ऑप्शन में
तो उसके आसपास के टिक करेंगे हम। और वजन पूछा जा रहा तो ये होता है 250 ग्राम से 350 ग्राम। फिर देखिए लास्ट क्वेश्चन है आज की सीरीज का, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी। तो देखिए इस तरह से पता चला हमको क्या पढ़ना है, कंकाल तंत्र, क्योंकि हड्डियों का तंत्र हमको पढ़ना होगा। तो सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, और ये कहाँ पाई जाती है, ये हमारी जांघ में होती है। ठीक है, तो इस तरह से हमारी पूरी आज की सीरीज कंप्लीट हुई। फिर इसके बाद हम अभी मिलते हैं थोड़ी ही देर में अपने चाइल्ड डेवलपमेंट की क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, है ना। और इसी तरह से आप लोग पढ़ते रहिए और हमको कमेंट करके बताते रहिए कि क्लास आपको कैसी लग रही है, और सजेशन भी दीजिए, उसी अकॉर्डिंग हम आपको हर चीज प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।